सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हम्म। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या? सवाल ये कि अगर सत्य को परिभाषित करने वाला सबसे बड़ा मंच ही उस पर बहस करने लगे तो हम सच मानेंगे किसे? और ये सवाल तब और भी पेचीदा हो जाता है जब वो मंच विकिपीडिया हो, जिसे हम सब मतलब एक तरह से डिजिटल ज्ञानकोश मानते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे ही वैचारिक युद्ध पर है जिसे द हिंदू जैसे प्रकाशनों में भी गहराई से कवर किया गया है। और ये युद्ध लड़ा जा रहा है सिर्फ एक शब्द को लेकर, नरसंहार। हाँ, और आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत विकिपीडिया एक ऐसे सच को कहने में संघर्ष कर रहा है जिसे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं पहले ही घोषित कर चुकी हैं। ये कहानी सिर्फ गाजा की नहीं बल्कि इस बात की है कि डिजिटल युग में सत्य कैसे बनता और बिगड़ता है। और यूपीएससी की तैयारी करे लिसनर्स के लिए तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजिटल मीडिया की भूमिका और इंटरनेशनल लॉ जैसे विषयों को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। सही कहा। हम इस पर 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहला, विकिपीडिया ने गाजा नरसंहार पेज पर ताला क्यों लगाया। अच्छा। दूसरा, इस विवाद में विकिपीडिया के को-फाउंडर जिमी वेल्स की एंट्री से क्या बदला। और सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर क्या कह रही हैं और उनके निष्कर्ष विकिपीडिया की बहस से इतने अलग क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। विकिपीडिया के पेज पर एक छोटा सा ताला लगा दिया गया। सुनने में तो ये एक छोटी सी टेक्निकल बात लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? ये ताला, जिसे विकिपीडिया की भाषा में एक्सटेंडेड कन्फर्म्ड प्रोटेक्शन कहते हैं, वो एक तरह का डिजिटल लॉकडाउन है। डिजिटल लॉकडाउन। सकता सिर्फ वेरीफाइड एडिटर्स ही बदलाव कर सकते हैं। और वेरीफाइड एडिटर बनना भी कोई आसान काम नहीं। मतलब आपका अकाउंट कम से कम 30 दिन पुराना हो और आपने 500 से ज्यादा एडिट्स किए हों। बिल्कुल। तो एक तरह से विकिपीडिया ने दरवाजे पर एक बहुत अनुभवी गार्ड बिठा दिया है। पर इसकी नौबत आई क्यों? नौबत आई एक जबरदस्त एडिट वॉर की वजह से। एडिट वॉर? हाँ, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इस पेज पर सैकड़ों एडिट्स हुए। कुछ लोग इजराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार बताने वाले वाक्यों को हटा रहे थे, तो कुछ लोग उसे और मजबूती से लिख रहे थे। सही, कोई सोर्सेज बदल रहा था तो कोई सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप ठीक कर रहा था। मतलब वो एक वैचारिक बैटलफील्ड बन गया था। इसी अफरा तफरी को रोकने के लिए विकिपीडिया ने अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत इस पेज को लॉक कर दिया ताकि पक्षपातपूर्ण एडिट्स और वैंडलिज्म से बचा जा सके। वैंडलिज्म मतलब जानबूझकर गलत जानकारी डालना, ये तो समझ आता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं है ना? ये लड़ाई इस बात की है कि कहानी को कंट्रोल कौन करेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली विवाद तो पेज की पहली लाइन में ही छिपा है। क्या कहती है वो लाइन? वो लाइन कहती है, गाजा नरसंहार। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों का चल रहा जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश है जो इजराइल द्वारा किया जा रहा है। अरे, ये तो एक बहुत ही मतलब सीधा और दमदार बयान है। ये एलिगेशन या आरोप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसे एक तथ्य की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं से 2 खेमे बन गए। एक तरफ वो एडिटर, संगठन और शिक्षाविद हैं जो मानते हैं कि जो हो रहा है वो नरसंहार ही है और उसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल समर्थक एडिटर्स हैं जिनका तर्क है कि ये शब्द गलत और पक्षपातपूर्ण है। उनका क्या कहना है? रहा है, इसलिए नागरिकों की मौत एक दुखद परिणाम है, नरसंहार नहीं। तो यहाँ विकिपीडिया अपनी ही बनाई नीति में फंस गया। उसकी एक कोर पॉलिसी है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू या एनपीओवी। हाँ, एनपीओवी यानी तटस्थ दृष्टिकोण। और यही लेकिन जब 2 पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल उलट बातें कह रहे हों तो तटस्थ होने का मतलब क्या है? क्या सच दोनों के बीच में कहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या तटस्थता का मतलब है कि आप इसे नरसंहार न कहकर एक गंभीर मानवीय संकट कहें, या तटस्थता का मतलब है कि आप इसे एक आरोप के तौर पर पेश करें? और ये चुनौती तब 10 गुना और बढ़ गई जब इस लड़ाई में सिर्फ गुमनाम एडिटर्स ही नहीं बल्कि विकिपीडिया को बनाने वाला चेहरा खुद शामिल हो गया। आप बात कर रही हैं को-फाउंडर जिमी वेल्स की। उनके आने से इस बहस ने क्या मोड़ लिया? जिमी वेल्स ने इस पेज के डिस्कशन फोरम पर आकर एक व्यक्तिगत बयान दिया। व्यक्तिगत बयान? हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि विकिपीडिया का अपनी आवाज में एक तथ्य के तौर पर इसे नरसंहार कहना गलत है। उनके शब्द थे कि ये लेख विकिपीडिया के उच्च मानकों पर खरा नहीं उतरता और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ा दखल है। भले ही वो इसे व्यक्तिगत बयान कहें, लेकिन जब प्लेटफॉर्म का फाउंडर कुछ कहता है
तो उसका वजन तो होता है। जाहिर है। क्या उन्होंने कोई विकल्प सुझाया? हाँ, और उनका सुझाव ही इस वैचारिक मतभेद का सार है। उन्होंने कहा कि लेख की शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए। कई सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और कानूनी निकायों ने गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में वर्णित किया है या इसका खंडन किया है। अच्छा, मतलब डिस्क्राइब्स और डिस्प्यूटेड। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। पहले वाक्य में विकिपीडिया एक जज की तरह फैसला सुना रहा था। और वेल्स के सुझाव में वो बस एक कोर्ट रिपोर्टर की तरह दोनों पक्षों की दलीलें पेश कर रहा है। सही कहा। और यही विकिपीडिया की तटस्थता की नीति का मूल सार है। तथ्य मत बनो, तथ्य बताने वालों को रिपोर्ट करो। लेकिन इसके आलोचक भी तो होंगे। हाँ, आलोचकों का कहना है कि कभी-कभी किसी चीज को सिर्फ आरोप कहना भी एक तरह का पक्ष लेना है, खासकर तब जब सबूत बहुत मजबूत हो। ये तो फाउंडर्स डिलेमा वाला केस हो गया। एक संस्थापक की व्यक्तिगत राय कभी भी पूरी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकती। उसका एक चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। मतलब दूसरे एडिटर्स ये सोचकर चुप हो सकते हैं कि जब फाउंडर खुद ऐसा सोचता है तो हमारे एडिट करने का क्या फायदा। और ऐसा ही हुआ। उनके बयान ने एडिटर्स के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। कई लोगों ने उन पर अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि दूसरों ने उनकी बात का समर्थन किया। अच्छा। वेल्स में ये भी बताया कि वो एक समूह का नेतृत्व कर रही हैं जो विकिपीडिया पर तटस्थता के मुद्दों की जांच कर रहा है, जिसमें ज़ायोनिज़्म जैसा संवेदनशील विषय भी शामिल है। ज़ायोनिज़्म का जिक्र भी अहम है, मतलब यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि के समर्थन का आंदोलन, जो आज इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के केंद्र में है। तो ये सिर्फ एक पेज की लड़ाई नहीं, बल्कि विकिपीडिया पर इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। सही कहा, ये विकिपीडिया की आत्मा की लड़ाई है। क्या वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सहमति से सच तय होता है या जहां सबूतों से सच तय होता है? और यहीं पर कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा आता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि विकिपीडिया पर तो बहस चल रही है, लेकिन दुनिया की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस बारे में क्या कहती हैं? क्या गाजा में जो हो रहा है उसे नरसंहार माना गया है? क्योंकि यूपीएससी के नजरिए से इंटरनेशनल बॉडीज के निष्कर्ष ज्यादा मायने रखते हैं। और यहीं हमें वो विरोधाभास दिखता है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। एक तरफ विकिपीडिया तटस्थता पर बहस कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी और मानवाधिकार संस्थाएं बहुत स्पष्ट निष्कर्ष दे चुकी हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की ही बात करते हैं। हाँ। उनकी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट आई है। वो क्या कहती है? 16 सितंबर को आई वो रिपोर्ट। बहुत सीधी बात कहती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है। नरसंहार किया है मतलब आरोप नहीं, निष्कर्ष। हाँ, निष्कर्ष। ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं है, ये एक विस्तृत जांच का नतीजा है। और ये रिपोर्ट इसे 1948 के नरसंहार कन्वेंशन, मतलब जिनोसाइड कन्वेंशन के लीगल फ्रेमवर्क में रखकर साबित कर रही होगी। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उस कन्वेंशन में नरसंहार के 5 कृत्य बताए गए हैं। किसी भी कार्रवाई को नरसंहार साबित करने के लिए इंटेंट यानी इरादा दिखाना जरूरी होता है कि आप एक खास समूह को खत्म करना चाहते हैं। और वो साबित करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल। पर इस आयोग ने पाया कि इजराइल ने उन 5 में से 4 कृत्य किए हैं। 4 कृत्य कौन कौन से हैं वो? पहला, समूह के सदस्यों की हत्या करना। दूसरा, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना। तीसरा, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिनसे समूह का विनाश हो जाए, जैसे कि भोजन, पानी और दवाइयों की सप्लाई रोकना। ये तीसरा पॉइंट, जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करना। ये तो सीधे सीधे गाजा की घेराबंदी और वहां मानवीय सहायता रोकने के आरोपों से जुड़ता है, सीधे तौर पर। और चौथा है समूह के भीतर जन्म को रोकने के उपाय करना। अच्छा। और जब संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग ये कहता है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कानूनी निष्कर्ष होता है, जो विकिपीडिया के एडिटर्स की बहस से कहीं ज्यादा वजन रखता है। निश्चित रूप से। यूएन के अलावा क्या दूसरे विशेषज्ञ संगठन भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं? हाँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स यानी IAGS, जो इस विषय पर दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों का संगठन है, उसने अगस्त 2025 में एक प्रस्ताव पारित किया। उसमें साफ कहा गया कि इजराइल ने युद्ध अपराध और नरसंहार किए हैं और उसके हमले सिर्फ हमास पर नहीं बल्कि गाजा की पूरी आबादी पर लक्षित हैं। जब जेनोसाइड स्कॉलर्स का सबसे बड़ा ग्रुप ही इसे नरसंहार कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और फिर
ह्यूमन राइट्स वॉच की भी एक रिपोर्ट है। हाँ, उसका भी जिक्र था। जी, दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इजरायली अधिकारी पानी और भोजन तक पहुंच को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ तबाही के अपराध और नरसंहार के कृत्यों के बराबर है। तो एक तरफ विकिपीडिया की अंदरूनी बहस है कि नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करें या नहीं, और दूसरी तरफ UN, IAGS और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं हैं जो कानूनी तर्कों के साथ कह रही हैं कि ये नरसंहार है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना। बिल्कुल। और जब हम इन रिपोर्टों को जमीनी हकीकत के आंकड़ों के साथ देखते हैं तो स्थिति की भयावहता और साफ हो जाती है। आंकड़े क्या कहते हैं? फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2025 तक, मतलब हमले शुरू होने के 2 साल के भीतर 67,173 लोग मारे जा चुके हैं। और इसमें बच्चों की संख्या, यह आंकड़ा हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करता है। और वही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। कुल मौतों में से 20,179 बच्चे हैं। 20,000 से ज्यादा बच्चे? हाँ, यानी कुल मौतों का लगभग 30%। ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं है। जब हम नरसंहार जैसे किसी शब्द पर बहस करते हैं तो इन आंकड़ों का वजन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। जब किसी संघर्ष में मरने वालों में हर 3 में से 1 बच्चा हो तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या निशाना सिर्फ लड़ाके थे या पूरी आबादी। और यही सवाल UPSC मेंस की परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब आप इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, मानव अधिकारों उल्लंघन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका पर उत्तर लिखें तो ये आंकड़े और इन रिपोर्टों के निष्कर्ष आपके जवाब को बहुत मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ राय नहीं बल्कि सबूत हैं। बिल्कुल। लॉक करने जैसा तकनीकी कदम असल में एक नैरेटिव को कंट्रोल करने की लड़ाई है। हमने ये भी समझा कि कैसे को-फाउंडर जिमी वेल्स की एक टिप्पणी ने विकिपीडिया की तटस्थता की नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये देखा कि विकिपीडिया की ये अंदरूनी दुनिया UN और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के निष्कर्षों से कितनी अलग है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए इस केस स्टडी से कई टेकअवेज हैं। ये इंटरनेशनल लॉ, खासकर जीनोसाइड कन्वेंशन को समझने का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये दिखाता है कि वैश्विक विमर्श में विकिपीडिया जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका कितनी बढ़ गई है और उनकी सीमाएं क्या हैं। और ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां सूचना खुद एक हथियार बन जाती है। तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया पर चल रही बहस नहीं है। नहीं, यह इस बात का प्रतीक है कि 21वीं सदी में ज्ञान, सत्य और शक्ति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो शो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे सुलभ स्रोत खुद एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन जाए तो एक पाठक या एक नागरिक के लिए तटस्थ सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है और उस पर भरोसा कैसे किया जाए?